वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे और चैप्टर का नाम है, यहाँ लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा, आधे घंटे की वीडियो है, इसमें पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानना है कि रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज हो जाता है तो इसको बोल देते हैं रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन का डेफिनेशन ये होगा कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है, इसी को बोल देते हैं रिएक्शन। अब जो रिएक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है फिजिकल रिएक्शन। तो हमें ये पढ़ना है सबसे पहला कि इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है और दूसरा पढ़ना है इसमें फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्शन तो सबसे पहले था जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है उसको रिएक्शन कहते हैं। अब ये चेंजेस दो टाइप्स के होते हैं, एक केमिकली चेंजेज होता है, दूसरा फिजिकली चेंज होता है। उसमें दो टाइप के रिएक्शन माने गए, एक केमिकल रिएक्शन, दूसरा फिजिकल रिएक्शन। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में केमिकली चेंजेज होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन, और केवल फिजिकली चेंज होता है उसको फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं कि इसके डिफरेंस से ही आपको दोनों चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक पेपर लेते हैं, पेपर को हम फाड़ते हैं। पेपर को अगर हम फाड़ रहे हैं तो जो बड़ा वाला पोर्शन है पेपर का वो भी पेपर ही होगा और जो छोटा पोर्शन होगा वो भी पेपर ही होगा। तो यहाँ पे चेंजेस तो हुआ, लेकिन ये चेंजेस कैसा है, ये फिजिकल चेंजेस है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसमें चेंजेज हो जाता है। जो आपको इनिशियल कंपाउंड लिए हैं, चेंजेस के बाद वो एक अदर कंपाउंड बन जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, जैसे हम ले लिए HCl ले लिए और साथ में इसका रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा NaCl और साथ में बन जाएगा H2O। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये है एरो। तो यहाँ रिएक्शन के बाद चेंजेस के बाद क्या हो रहा है, जो क्लोरीन है वो किसके साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ जुड़ गया, तो इसका कंपोजिशन चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोजिशन चेंज हो गया, जो सब्सटेंस थे सब्सटेंस ही चेंज हो गया, पदार्थ यहाँ कुछ और था, यहाँ पदार्थ कुछ और बन गया। तो इस टाइप के चेंजेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो पदार्थ होता है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस तो इसका ये लेंगे कि आप लिखेंगे सब्सटेंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे होगा नो चेंजेस। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है। दूसरा है इसमें कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन भी इसे कहते हैं कि जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन क्या सोडियम साथ जुड़ा, तो केमिकल कॉम्बिनेशन भी यहाँ चेंज होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं H2O। तो H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने पे ये क्या बना लेगा, वाटर वेपर बनाएगा। और वाटर वेपर किस में होता है, गैस फॉर्म में होता है। लेकिन होगा क्या, इस यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, H2O का ही मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O है। तो H2 मॉलिक्यूल दोनों तरफ है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, फॉर्म चेंज हो गया। ये लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन गया। तो इसे बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, या फिर हम इसमें आइस भी ले सकते हैं। तो आइस का भी जो फार्मूला होता है H2O ही होता है। आइस का भी फार्मूला H2O, वाटर का भी फार्मूला H2O और वाटर वेपर का भी फार्मूला H2O। लेकिन तीनों का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या चेंज है, ये कैसा है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। दूसरा और भी डिफरेंस हो सकता है इसमें, जैसे फिजिकल स्टेट का ये फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है इसमें ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो। ठीक है, तो ये होता है केमिकल रिएक्शन और दूसरा है कि फिजिकल रिएक्शन। अब इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में, जैसा कि अब चैप्टर में लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसके इक्वेशंस क्या क्या होते हैं। तो ये था केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं रिएक्शन के बाद। दूसरी चीज़ क्या होता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है। सिंबल क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि स्मॉल s, ये लिखते हैं सॉलिड के लिए, कि जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं रिएक्टेंट के साइड या फिर प्रोडक्ट के साइड, अगर उसका जो फिजिकल स्टेट है वो अगर सॉलिड फॉर्म में तो S लिखेंगे, हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में तो लिखेंगे, हो सकता है गैस फॉर्म में, वो गैस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तीन हो सकता है। ये होता है सॉलिड, लिक्विड और ये है गैस।
उसके अलावा हो सकता है कि जो भी सब्सटेंस है वो क्या हो, वाटर में डिजॉल्व हो, ठीक है। वो अगर वाटर में डिजॉल्व है तो उसको लिखते हैं एक्वस, AQ, तो ये होता है एक्वस, ठीक है। इसके अलावा जो सिंबल्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स और भी होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। तो जो भी इक्वेशन है, जैसे कि दोबारा लिखते हैं HCl और साथ में NaOH और एरो दे के बन जाता है ये NaCl और साथ में बनता है H2O। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन के पहले जो भी होते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और रिएक्शन के बाद जो होते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला जो है ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को जो सेपरेट करता है, ये सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं ये एरो या फिर डबल एरो। ये होता है डबल एरो, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ये बोलते हैं सिंपल एरो, ठीक है। तो ये एरो है और ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है कि जो पहला वाला ये, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ये बन रहा है सिंपल, जो रिएक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, केवल इधर की तरफ हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इससे ये बना और इससे वापस ये भी बन रहा है, जैसे इसका कुछ अमाउंट ये बना और इसका कुछ अमाउंट वापस ये ऐसा ही बना रहा है, ठीक है। तो तब ये कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यहाँ पे यूज करते हैं एरो एक ऊपर की तरफ लगाते हैं। तो ऊपर की तरफ एरो लगाने का मतलब होता है कि जो रिएक्शन हम करा रहे हैं, इस रिएक्शन में जो सब्सटेंस है, जो राइट हैंड साइड है, जो प्रोडक्ट है, इसमें से गैस बनेगा और वो गैस क्या हो जाएगा, जो पूरा कंटेनर है, कंटेनर से स्केप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अगर बाहर निकल जा रहा है तो ये सिंबल लगाएंगे, अगर बाहर नहीं निकल रहा, उस कंटेनर के अंदर ही रह रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पे G लगा देंगे, ठीक है। तो गैस के लिए या तो ये सिंबल या तो ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक सिंबल आता है इस तरीके से, तो ये सिंबल कब यूज करते हैं, जब रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल रहा है, जो सब्सटेंस बन रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, वो जाके नीचे जम जा रहा है, ठीक है, मतलब प्रिसिपिटेट हो जा रहा है। तो इसको PPT शॉर्टकट में भी लिखते हैं, प्रिसिपिटेट होना। जैसे कि ये ट्राइंगल बनाते हैं और इसको बोलते हैं हीट। तो कोई भी रिएक्शन है तो इसमें हो सकता है या तो हीट निकलता है या तो इसको हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हीट निकल रहा है चाहे हीट देना पड़ रहा है, मतलब क्या है, हीट का चेंज हो रहा है, एंथैल्पी का चेंजेस हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये सिंबल लगाते हैं। अब ये सिंबल या तो इधर की तरफ लगाएंगे या तो इधर की तरफ लगाएंगे। इधर की तरफ अगर लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट देना पड़ रहा है, और अगर हीट हमें देना पड़ता है, ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं इंडोथर्मिक। और अगर हीट निकलता है, इवाल्व हो रहा है, कोई रिएक्शन हुआ और हीट निकल गया और हीट निकलता है, तो उसको इधर की तरफ लिखते हैं, और तब उस टाइप के जो रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। तो रिएक्शन भी दो टाइप का होता है, इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, इसके बारे में भी आगे आपको डिटेल पढ़ाएंगे। तो ये सारे थे सिंबल्स इसके, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या क्या सिंबल यूज करते हैं। अब जैसे इसी में एक एग्जांपल देते हैं, इसी एग्जांपल को बता देते हैं। अब यहाँ पर जो HCl होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये होता है लिक्विड के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड, L लिख देंगे, ये भी हो जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। NaCl क्या बना लेता है, ये डिजॉल्व हो जाता है एक्वस में, तो ये यहाँ पे लिख देंगे AQ, और ये होता है लिक्विड। तो इस तरीके से सबका सिंबल लिखेंगे। और ये रिएक्शन पूरा जो है, ये रिएक्शन क्या होता है, एक्जोथर्मिक होता है, और एक्जोथर्मिक है तो यहाँ पर प्लस करके डेल्टा लगा देंगे। तो डेल्टा मतलब इधर से हीट निकल रहा है। एक सिंबल और यूज करते हैं, यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं। तो प्लस साइन कब लगाते हैं, जब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें एक से अधिक अगर सब्सटेंस हो, या फिर राइट हैंड साइड में भी एक से अधिक सब्सटेंस हो, तो उन सभी सब्सटेंस को लिखने के लिए बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। अब हमें जानना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये केमिकल रिएक्शन था और केमिकल रिएक्शन के सिंबल्स थे। अब जानना है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन सिंपल सा यही है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, उसके जो है सिंबल्स हैं उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसको हमेशा क्या लिखते हैं, बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो उस रिएक्शन को, उस केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो यह है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमेशा इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। अब हमें जानना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हमें अब जानना है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो एक इक्वेशन लिखते हैं अनबैलेंस इक्वेशन, जैसे लिख दिए H2 और साथ में हो गया N2 और यहाँ पे इक्वेशन लिख दी यहाँ पे NH3। तो इसी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। वो 3 स्टेप को हम बार बार रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें लिखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसी इक्वेशन को हमें वापस उतारना होता है और उतारने के साथ इसमें क्या करते हैं, इस सब को बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। ये बॉक्स क्यों लगाएं, इस बॉक्स को इसलिए लगाए हैं क्योंकि बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है उसके नंबर्स में हमें कोई इसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया ये। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। इधर की तरफ होगा लेफ्ट हैंड साइड और इधर होगा राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स है उसे लिखना होता है, फिर राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स लिखना है। तो यहाँ पूरा लाइन लिखना चाहे तो नंबर ऑफ एटम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो अब कौन कौन से लेफ्ट हैंड साइड में है, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऐसे लिख दिए। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, ये है 2 और नाइट्रोजन कितना, ये भी है 2। राइट हैंड साइड में फिर देखेंगे नाइट्रोजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को बैलेंस करना है। दोनों को एक साथ नहीं करना होता, किसी एक को ही बैलेंस करना होता है। तो हम यहाँ बैलेंस कर देते हैं नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इतना करने के बाद इस इक्वेशन को यहाँ दोबारा लिख देना है, जैसे लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे दोबारा लिख देंगे इस बॉक्स के साथ ही। तो ये लिख दिए। अब यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया है, तो वो मल्टीप्लाई किस में किया है, राइट हैंड साइड में किया है। तो ये है राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किस में किया है, नाइट्रोजन में किया है। तो नाइट्रोजन वाले पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और ये हमें ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई क्या करना है, इस बॉक्स के बाहर ही लिखना है, बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, सेम कलर से लिख देते हैं। ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। अब हमें करना है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में वापस इसी बॉक्स को दोबारा बनाना है, ठीक है। तो इस बॉक्स को हम दोबारा बनाते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। अब इसमें जो नंबर्स लिखना है वो किसके अकॉर्डिंग लिखना है, इसके अकॉर्डिंग लिखना है। जो सबसे लास्ट में जो हमने इक्वेशन बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, इधर की तरफ राइट हैंड साइड में अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा, 1 अंदर दिया हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई है तो नाइट्रोजन हो गया 2। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 अंदर दिया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 6। वापस अब सेम इसी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 6 हो गया और इधर 6 है ही। अब इस इक्वेशन को नीचे यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे बताते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे उतारते हैं। ये हो गया H2 प्लस N2 और ये देखो 2 यहाँ लिखा हुआ, तो जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है हमें, NH3 ये लिख देंगे। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ हाइड्रोजन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन वाले में मल्टीप्लाई करना तो 3 का, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में वापस फिर से टेबल बनाएंगे और दोबारा देखेंगे कि दोनों तरफ इक्वल हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर इसी प्रोसीजर को बार बार करेंगे। तो फिर दोबारा करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, हाइड्रोजन इस बॉक्स में 2 दिया हुआ, 3 का मल्टीप्लाई है तो ये हो गया 6। नाइट्रोजन कितना है 2, उधर की तरफ देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना 3 दिया है, 2 का मल्टीप्लाई तो 6 हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों तरफ इक्वल आ गए, तो इक्वल आ गया तो अब यहाँ पे नीचे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम इज इक्वल, सो इक्वेशन इज बैलेंस। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ एटम्स के नंबरों की संख्या क्या है, इक्वल है और इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस हो चुका है, तो अब इस इक्वेशन को दोबारा लिख देंगे, लेकिन अब जो लिखेंगे बिना बॉक्स के ही लिखना है हमें, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे 3H2 प्लस
N2 एरो दे के 2NH3। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसके हो सकते हैं, यहाँ पे हमने कितना किया, 4 स्टेप में क्या हो सकता है, 5 स्टेप हो सकता है, 10 स्टेप हो सकता है 2 स्टेप में भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका होता है बैलेंस करना, ठीक है। हमें अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो चारों टाइप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका अगर हिंदी वर्ड लिखना है तो हिंदी होता है, कॉम्बिनेशन को लिखते हैं संलयन, संलयन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन को बोलते हैं विघटन अभिक्रिया या फिर अपघटन। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें एक एक के बारे में जानना है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 छोटे मॉलिक्यूल, जैसे मान लेते हैं एक है A और दूसरा है B, और दोनों मिल के एक कंपाउंड बना लिए, C बना लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको ऐसे सिंपल बना सकते हैं AB, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। नाम से भी लग रहा है कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल अगर दे दें तो एक लेते हैं CaO और साथ में H2O लेते हैं, और इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब CaO क्या है कि आपने देखा होगा घरों में जो है चूना होता है, सफ़ेद रंग का होता है, चूने का जो पत्थर होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं CaO, उसी का फार्मूला होता है CaO। अब उसको अगर पानी में मिला देंगे तो पानी मिलाने के बाद वो बन जाता है ये CaOH का होल ट्वाइस। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज करते हैं जो दीवारों पे चूना किया जाता है, ठीक है, जो सफ़ेद चूना किया जाता है, सफ़ेदी की जाती है, उसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, इसको जो है जब दीवारों पे पेंट इसको कर दिया जाता है, तो पेंट करने के बाद इसमें एक और रिएक्शन होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बना लेगा, और साथ में H2O निकल जाएगा। तो दीवारों पे जो आप सफ़ेदी कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 2-3 दिन बाद जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ऐसा बना लेता है। अब ये जो बन के आता है ये क्या कर देता है कि जो दीवार की चमक है उसको और बढ़ा देता है। तो कभी भी जो दीवार पे सफ़ेदी होती है उसमें जो चमक आता है 2 से 3 दिन बाद आता है, उसको सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद आता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये टोटल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये रिएक्शन है तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और इसमें ये होता है, और इसमें जो चूना बन रहा है, सफ़ेदी हो रही है, उसका एक यूजेज है। ये इसको आपको यूज कर सकते हैं कि इसका क्या यूजेज है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जानना है कि जब भी ये जो चूने का पत्थर होता है, ठीक है, इसमें पानी के साथ अगर इसको मिलाते हैं तो क्या होगा, बहुत सारा वो उबलने लगता है, और वो क्या करता है, बहुत सारा हीट निकालता है। आप उसे टच करेंगे तो उसमें गर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा हीट भी निकलता है। तो हीट को कैसे डिनोट करते हैं बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, ऐसे।
तो कभी भी जब हीट निकलता है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होता है एक्जोथर्मिक। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब भी 2 या 2 से छोटे मॉलिक्यूल जब पास आते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। पास आने के बाद वो कंबाइन करते हैं तो उनके बीच क्या होगा, एक बॉन्ड फार्मेशन हो जाएगा, और जब बॉन्ड फार्मेशन होगा तो उसकी एनर्जी घट जाएगी। एनर्जी घटेगी, वो एनर्जी क्या होगी, वो निकल जाएगी। तो वही एनर्जी निकलती है तो किस रूप में निकलती है, हीट के फॉर्म में निकलती है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्जोथर्मिक होते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये हमें जानना था। सबसे पहला टाइप जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, और ये होता है एक्जोथर्मिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हीट निकलता है। अब हमें कुछ एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल जानना है कि तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल होते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसका हमें जानना है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है वो होता है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में होता क्या है कि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं O2 और यहाँ निकल रहा है CO2। अब इसमें ये कार्बन आया कहाँ से, तो कार्बन कहाँ से आता है, ये आता है ग्लूकोज से। और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के साथ जब भी रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और साथ में निकालता है H2O। और ये पूरा जो रिएक्शन है ये क्या है, एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो इसलिए अगर एक्जोथर्मिक है तो यहाँ क्या होगा, निकलेगा हीट, यहाँ हीट निकलता है। अब इसे अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस यहाँ पे 6 ये हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 6। ये हो गया बैलेंस रिएक्शन हो गया। और टोटल रिस्पायरेशन में यही रिएक्शन होता है। ये आपको बायोलॉजी में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ बस इतना ही जानना था कि जो रिस्पायरेशन में रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा, और वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, वाटर बना लेगा, और साथ में हीट निकलेगा। और ये जो रिएक्शन होता है ये होता है एक्जोथर्मिक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि कोई भी जैसे साग सब्जी चाहे हरी सब्जी ये सब चीज़ें होती हैं, उसको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो होता क्या, कुछ दिनों बाद वो गल जाता है। तो गलता क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पर भी जो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन है वो उसके साथ क्या कर देते हैं, वो रिएक्शन करेंगे और उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, एक्जोथर्मिक का। तो जैसे साग सब्जी ऐसा कुछ भी है वो ऑक्सीजन साथ कंबाइन किए और उसको वहाँ पे हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा वहाँ पे। अब तीसरा जो होता है, जो भी हम जो है भोजन करते हैं, डाइजेशन हो रही है, तो डाइजेशन होने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी क्या होता है, वो भी एक्जोथर्मिक होता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल। अब हमें ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी ये कैसा होता है, एक्जोथर्मिक होता था, ये जान गए। अब जो दूसरा टाइप होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक छोटे मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, टूट जाता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे AB हो गया और ये हो गया A + B में अलग अलग हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। क्यों अपोजिट होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि 2 छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते थे। इसमें उसका उल्टा हो रहा है, इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक छोटे मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर FeSO4 को, और इसको अगर हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Fe2O3 साथ में बनता है SO2 और साथ में बन जाता है SO3। यहाँ पे लगा देंगे 2, ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जो यहाँ पे SO2 और SO3 बन रहा है, ये दोनों क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, और इसको कभी भी डायरेक्ट हम जो है स्मेल नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हार्मफुल गैसेज होते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट जो स्मेल नहीं किया जाता, लेकिन इसकी स्मेल जो होती है बहुत अजीब टाइप की होती है। ठीक है, तो कभी भी लैब में अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं या कोई भी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी गैसें बन रही हैं तो उसको कभी भी हमें डायरेक्ट जो है सूंघना नहीं होता है, क्योंकि वो कौन सी गैस बन रही हो सकती है, वो जो है विषैली गैस हो, हार्मफुल हो शरीर के लिए। ठीक है, इसलिए कभी भी हमें सूंघना नहीं होता। इसीलिए कभी भी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने से थोड़ा दूरी पर रख के करते हैं। तो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। इसमें हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक।
अब जो इंडोथर्मिक है, इसको जो एनर्जी दी जा रही है, तो एनर्जी हम 3 फॉर्म में दे सकते हैं। जब भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं उसमें जो एनर्जी इसको दी जा रही है, तो एनर्जी हम 3 फॉर्म में दे सकते हैं। तो पहला फॉर्म क्या होता है, जिसको बोलते हैं हीट के रूप में दे सकते हैं। अगर हीट के रूप में देते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इस टाइप के डिकम्पोजिशन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। उसका एग्जांपल है ये, इसको हीट दिए। दूसरा एग्जांपल इसी में लिख सकते हैं CaCO3, और इसको अगर हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, CaO बनेगा और साथ में CO2 बन जाएगा। तो ये था थर्मल का। दूसरा होता है, पहला हीट दिए और दूसरा होता है लाइट, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। अगर हीट दे रहे हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, लाइट दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं फोटोलिसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं। और तीसरा अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या करंट दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये डिकम्पोजिशन भी 3 टाइप से हो सकता है। पहला जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है फोटोलिसिस और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमें तीनों बारे में जानना, तो पहला तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको क्या करेंगे, हीट देंगे तो क्या होगा, 2 या 2 से अधिक छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। फोटोलिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम लेते हैं AgCl। तो फोटोलिसिस में क्या करना, लाइट देना है, तो लाइट कौन सा देंगे, सनलाइट देंगे इसमें। तो अगर AgCl को सनलाइट देते हैं तो ये जो है डिकम्पोज हो जाएगा Ag में, और साथ में बना लेगा क्लोरीन Cl2। तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। हाँ, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसका यूजेज जो है, इसका यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो इसका जो यूज कर रहे हैं, यहाँ यूज करते हैं इसका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब तीसरा में जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर दी जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है तो भी क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे वाटर है, H2O है, H2O लिए और इसमें क्या कर दिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास किए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोल देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस करते हैं ये एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, तो ये जो डिकम्पोज होगा किस में हो जाएगा, एक तो H2 बनाएगा, दूसरा O2 बनाएगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि 3 तरीके से डिकम्पोज हो सकता है, हीट के थ्रू, लाइट के थ्रू या फिर करंट के थ्रू। तो उसका नाम भी है थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। अब तीसरा होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे इसका एग्जांपल देते हैं Fe प्लस CuSO4। अब इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि Fe इस कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 बनेगा और ये कॉपर को हटा देगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, Fe क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से लग रहा है सिंपल सा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कौन करेगा, कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में तब होगा क्या, जो यहाँ पे Fe होता है, आयरन होता है, ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, चमकीला सा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब ये रिएक्शन बनता है तो यहाँ पे जो ये बन गया, ये होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, ये ब्राउन हो जाता है, और ये जो होता है इसका सोल्यूशन जो होता है वो होता है डार्क ब्लू कलर का। और यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद इसका ब्लू कलर क्या होता है, हल्का हो जाता है, लाइट ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें ये जानना है कि Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है हमें कि जो Fe है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है,
तो ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव ये पता चला था, ठीक है, क्योंकि तभी ये क्या रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी सीरीज जानना है, वो एक्टिविटी सीरीज आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि वो एक्टिविटी सीरीज क्या होता है। तो जिसमें जो ज़्यादा एक्टिव होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो कम एक्टिव होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो उस एक्टिविटी सीरीज की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, Fe ऊपर की तरफ होगा और कॉपर नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला ज़्यादा एक्टिव है, नीचे वाला कम एक्टिव है, इसीलिए क्या करेगा, Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये पूरी एक सीरीज आती है जो आपको पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। इस पे आपको प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। आपका जो सबसे पहला प्रैक्टिकल है क्लास 10th का, उसमें भी यही है, इसको एक्टिविटी सीरीज पर ही है, ठीक है। तो वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल। तो ये था तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फोर्थ पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि हम ले लें AB + CT, ये रिएक्शन लेंगे तो होगा क्या, इसका जो A है वो क्या करेगा, C को रिप्लेस कर देगा। तो A जो है इस D के साथ जुड़ जाएगा। उसी तरीके से जो C है वो क्या करेगा, इस A को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आके B के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा A के साथ हो गया D और साथ में B के साथ जुड़ गया C, ठीक है। तो हो गया ये CB, ठीक है। तो टोटल ये बन जाता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन क्या था, कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था, यहाँ पे क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका, अब इसमें क्या होगा कि ये वाला कंपाउंड जो है यहाँ से निकला और इसके साथ जाके जुड़ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जैसे ये कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड है, तो इसका ये निकला और ये क्या जुड़ गया, इसके पास जुड़ गया और इसका ये इसके पास जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये ब्लू के साथ ब्लैक और ब्लैक के साथ ब्लू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका आप एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका Na2SO4, साथ में ले लेते हैं BaCl2, एरो देके। अब इसमें क्या होगा, जो सोडियम है, अब ये जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और उसी तरीके से जो बेरियम है ये सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। दोनों एक्सचेंज कर देंगे अपना पोजीशन। तो यहाँ बन जाएगा बेरियम, इसको डिस्प्लेस करके इसके साथ जुड़ गया तो बन जाएगा इसमें Ba और SO4 और साथ में ये बेरियम को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो बन जाएगा ये NaCl और कितना, दो यहाँ दो ये भी है तो यहाँ पे आगे 2 हो गया। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 टाइप्स थे आपके। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये 4 था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें नेक्स्ट जानना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो 2 चीज़ें हैं, पहला है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। तो हमें जानना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी एलिमेंट के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो उस एलिमेंट का हो जाता है ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल पे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि कॉपर है और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन बनाते हैं तो ये बन जाता है CuO बन गया। तो इसमें हम कहेंगे कि कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो इसमें कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उस एलिमेंट का हो जाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उल्टा होगा कि अगर किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो उसको हो जाता है रिडक्शन। तो इसी का रिवर्स भी लिख सकते हैं। जैसे CuO है, इसको हीट किए तो क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को एक सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोल देंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या बोल देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ बोल देंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये ऑक्सीजन के बेसिस पे हो गया। अब हाइड्रोजन के बेसिस पे भी क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, ये भी जानना होता है। तो ये पहला था ऑक्सीजन के बेसिस पे और दूसरा बेसिस होता है हाइड्रोजन के बेसिस पे। तो हाइड्रोजन के बेसिस में इसका अपोजिट होता है कि किसी भी अगर कंपाउंड से या फिर एलिमेंट से हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जा रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो वहाँ भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पे इसका भी उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, कन्फ्यूजन होगा अगर तो याद करने का तरीका है, 2 तरीका है, दोनों तरीका बताते हैं। पहला तरीका क्या है कि ऑक्सीडेशन है
तो ऑक्सीडेशन में नाम ही से वर्ड लग रहा है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन की वर्ड यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है। और इसका एडिशन तो इसका उल्टा लिख देंगे, हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। दूसरा उसका इन सबों का उल्टा लिख देंगे तो वो याद हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका है जिसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है लो घी, ठीक है। लो घी जो घर पे खाया था उस घी की बात हो रही है। तो इसका अगर पूरा देखें तो लो का मतलब होता है लॉस, ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, जी का मतलब होता है गेन और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो ये फार्मूला है, ये रिडक्शन के लिए याद रखना है, लो घी का, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब वही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का अगर लॉस हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। इसके लिए इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ पे गेन ऑक्सीजन लिख देंगे और यहाँ गेन हो रहा है तो यहाँ लॉस लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें दो टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है हमें। पहला पढ़ना है हमको कोरोजन। तो इसमें सबसे पहले जानना है हमको कोरोजन के बारे में। तो इसमें कोरोजन में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी जो मेटल होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है उसमें, लेकिन कुछ समय बाद जो होता है वो डल होने लगता है, उसकी जो शाइनिंग है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो उसका रीज़न क्या होता है वो हमें जानना है। तो उसका रीज़न जो होता है उसका रीज़न होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है वो जानना है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। अगर ये Fe है, लोहा है, लोहे की बात करते हैं, Fe की बात, तो ये क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर के वेपर भी हैं, ठीक है, वाटर के वेपर भी हैं। तो इनके साथ एक कंबाइन करके ये बना लेगा Fe2O3 और .X H2O, ठीक है। तो ये कंपाउंड बना लेता है, Fe बनाएगा। तो इसको यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन के आया, ये कंपाउंड को बोलते हैं रस्ट, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन पाउडर होता है ये, ठीक है। तो अगर लोहे में भी ये चीज़ हो रहा है, सारे जितने मेटल्स होते हैं सभी में होता है, अगर लोहे में ये चीज़ हो रहा है, क्या चीज़, कोरोजन, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं, इसका स्पेसिफिक एक नाम देते हैं, इस नाम को बोलते हैं रस्टिंग। इस प्रोसेस को बोल देते हैं रस्टिंग। तो कोरोजन में क्या होता है कि कोई भी मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसके साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लेता है, और उस कंपाउंड के कारण जो उसका मेटल का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, डल हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को भी बोल देते हैं कोरोजन, ठीक है। और अगर ये Fe में हो रहा है, लोहे में हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोल देंगे कोरोजन, को भी बोल देंगे रस्टिंग। इसके अलावा अगर हम ले लेते हैं कापर, ठीक है, तो कापर में क्या होता है, उसमें ग्रीन आ जाता है। ये सारा जो है एग्जाम्पल सब है कोरोजन का। तो ये पहला था कोरोजन, और दूसरा हमको पढ़ना है इसमें रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी में क्या होता है कि अगर हम कोई ले ले फैट या फिर ऑयल, ऐसा फूड ले जिसमें क्या हो, फैट हो या ऑयल हो, तो वो क्या होता है कि कुछ समय बाद जब भी जो है कोई भी ऐसा जो है फूड है जिसमें ऑयल और फैट लगा हुआ है, तो वो क्या हो, कुछ समय बाद उसमें हल्का सा स्मेल आने लगता है और उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो ये सब होता क्यों है, तो उसका रीज़न भी है यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो क्या करेगा, ये फैट और ऑयल कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके एक और केमिकल बना लेगा, ठीक है। और वो केमिकल क्या होता है, एसिड होता है। और इसी एसिड के कारण जो है जो भी खाना होता है, फूड्स होते हैं, वो क्या होता है, हल्का सा खट्टापन आ जाता है उसमें, और जो है उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो एसिड बन के आता है, ये एसिड जो है हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए कभी भी जो फूड और ये सब अगर हल्का सा उसमें खट्टापन आ जाता है तो उसे हम नहीं खाते हैं, ठीक है। और इसे बोल देते हैं कि ये फूड क्या हो गया, ख़राब हो गया, सड़ गया है, ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का सिंपल टर्म्स ये है कि कोई भी फैट ऑयल वाला जो फूड्स है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा, इसके कारण क्या हो गया है कि जो फूड है वो उसका स्मेल और उसका टेस्ट, ये दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जो हमें चिप्स का पैकेट होता है। तो चिप्स के पैकेट में क्या भरा होता है, बहुत सारा एयर भरा होता है। तो उसमें छोटे चिप्स तो बहुत कम होते हैं, लेकिन एयर बहुत ज़्यादा भरा होता है। तो और ये जो एयर भरा होता है, ये एयर जो भरा होता है नाइट्रोजन का होता है, ये गैस का होता है, ठीक है। अब इसको क्यों भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होता है, इनर्ट गैस होता है। ये होता है नाइट्रोजन गैस होता है, इनर्ट होता है, जिसके कारण जो चिप्स के पैकेट हैं ये नाइट्रोजन इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा। अगर वहीं जो है एयर में नाइट्रोजन ना भर के
ऑक्सीजन भर दिया जाए या फिर जो एयर है उसको अगर भर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंट भी होंगे, और वो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ ये भी जो है चिप्स है उसमें भी ऑयल्स होते हैं, तो उसके साथ कंबाइन करके इसको ख़राब कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर क्या भरते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जो कि जिसके कारण ये ख़राब ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो फूड्स हैं जो फैट या ऑयल के बने हुए हैं, इसको ख़राब होने से रोकने के लिए मतलब या फिर रेंसिडिटी के जो प्रोसेस है इसको रोकने के लिए 2 प्रोसीजर अपनाते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं कि इसमें एक इसको हम कर दें कि इसको एयर के कांटेक्ट से हटा दें, ठीक है। जो फूड्स हैं इसको एयर के कांटेक्ट से बाहर रखेंगे, तो इसको अच्छे बंद पैकेट में रखते हैं जिसको बोलते हैं एयर टाइट, ठीक है। तो एयर टाइट बर्तन में रखते हैं। तो पहला तो काम ये करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, जो केमिकल मिलाते हैं उस केमिकल को बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है इसका काम क्या होता है कि ये जो है जो फूड्स होते हैं, जो फूड्स हैं ये, इसमें अगर कभी भी ऑक्सीजन आता है तो ये क्या करते हैं, यही पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन है इससे कांटेक्ट नहीं हो पाता ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट का काम भी क्या होता है, रेंसिडिटी को रोकना, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। आपका ये पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, इतना ही जानना था। अब आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो आपको जो डाउट्स होगा उसको चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ भी सकते हैं।